हेलो एवरीवन, नमस्ते। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि टीवी चैनल और पब्लिक प्रेशर भी न्याय दिला सकते हैं। भारत में एक और पैटर्न हमेशा दिखा है। शुरुआत में हर आंदोलन बहुत आइडियलिस्टिक लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसर्स, फंडिंग डिबेट्स, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, मीम कल्चर सब घुसने लगता है। और यही वजह 2011 के बाद तो आंदोलन और सोशल मीडिया लगभग एक दूसरे का हिस्सा बन गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश में गुस्सा, उम्मीद, ट्रेंड और राजनीति सब एक साथ मिले हुए हो। कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स, मतलब करोड़ों कॉकरोचेस जुड़ गए इस मूवमेंट के साथ। मीम्स, रील्स, मर्चेंडाइज, डांस, पोस्टर सब वायरल होने लग गया। आज के आंदोलन पहले जैसे नहीं रहे। पहले लोग मैदान में जुटते थे, अब मैदान में नहीं एल्गोरिदम में जुटते हैं। पहले पोस्टर छपते थे, अब रील्स बनती हैं। पहले नेता भाषण देते थे, अब मीम्स नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन असली सवाल वही है, क्या वायरल होना बदलाव होता है? कई बार हाँ, क्योंकि आंदोलन सरकारों पर दबाव बनाते हैं। तो भाई घर आ गए हम तो चलते चलते थक गए। इतनी गर्मी है कि इतनी थकान हो गई, गर्मी में डबल थक जाते हो आप। बिल्कुल इंडिया वाली गर्मी हो रही है अभी यहाँ पे, तेज गर्मी। कितने लोग कॉकरोच बन चुके। अगर कोई मूवमेंट देश के लिए है तो क्या उसके सपोर्टर्स को पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करनी चाहिए? हर आंदोलन के पीछे कॉमन चीज थी और है, युवाओं और आम लोगों के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी। कई लोगों को ये लगता है उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। और जब भरोसा कम होने लगता है ना, तब आंदोलन सिर्फ मुद्दे नहीं रहते, ये इमोशनल रिलीज बन जाते हैं। तो भारत में आंदोलनों का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हर कुछ साल में कोई नया आंदोलन आ जाता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है, मीम्स बनते हैं, टी शर्ट्स छपती हैं और फिर कुछ महीनों के बाद वही सवाल रह जाता है, असल में बदला क्या? लेकिन अगर आप सच में देखो तो भारत में ट्रेंड वाले आंदोलन, इस तरह के जो प्रोटेस्ट आजकल भी चल रहे हैं, 90s और 2000s के बाद से देश में कई ऐसे आंदोलन आए जिन्होंने लोगों की भावनाओं को हिलाकर रख दिया। कुछ ने कानून बदल दिए, कुछ ने सरकारें बदल दी और कुछ बस टीवी डिबेट और सोशल मीडिया की आग बनकर खत्म हो गए। जैसे मंडल कमीशन आंदोलन 1990 में जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, तब देश भर में भारी विरोध हुआ। कई छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, कुछ ने आत्मदाह तक की कोशिश की। उस समय देश में ऐसा माहौल बन गया था जैसे समाज दो हिस्सों में बंट गया हो। लेकिन समय के साथ रिजर्वेशन भारतीय राजनीति और सामाजिक ढांचे का स्थायी हिस्सा बन गया। आज भी उस आंदोलन का असर चुनावों को लेकर नौकरियों तक दिखाई देता है। फिर राम मंदिर आंदोलन आया। ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत की राजनीति को बदलने का मोमेंट था। 1990s में ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि उसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल के रख दिया। समर्थकों के लिए ये आस्था और ऐतिहासिक न्याय का सवाल था, विरोध करने वालों के लिए ये धार्मिक ध्रुवीकरण का दौर था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस आंदोलन ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। 2006 में आया जेसिका लाल केस और मीडिया एक्टिविज्म का दौर। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि टीवी चैनल और पब्लिक प्रेशर ये सब भी न्याय दिला सकते हैं। 1990s में यह आंदोलन इतना बड़ा बना कि उसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल दिया। जस्टिस फॉर जेसिका जैसे कैंपेन बहुत बड़े बने। यहीं से अर्बन मिडिल क्लास एक्टिविज्म का नया दौर शुरू हुआ। 2011 के बाद तो आंदोलन और सोशल मीडिया लगभग एक दूसरे का हिस्सा बन गए। फिर मी टू मूवमेंट भारत में आया। बॉलीवुड, मीडिया, कॉरपोरेट, हर जगह महिलाओं ने अपने अनुभव शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कई बड़े नामों पर आरोप लगे, कुछ मामलों में जांच हुई, कुछ करियर्स भी खत्म हुए। लेकिन कुछ मामलों में लोगों ने सवाल भी उठाए कि क्या सोशल मीडिया ट्रायल्स सही है? फिर भी इस आंदोलन ने वर्कप्लेस बिहेवियर और पावर डायनामिक्स पे गंभीर चर्चा शुरू कर दी। फिर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड आया। शुरुआत कुछ फिल्मों और स्टेटमेंट्स के विरोध से हुई। धीरे धीरे ये पूरा कल्चरल मूवमेंट बन गया।
हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे। कुछ फिल्मों को नुकसान हुआ, लेकिन बाद में कई एनालिस्ट ने कहा कि ख़राब कंटेंट, टिकट प्राइसेस और OTT कंपटीशन भी उतने ही बड़े कारण थे। यानी हर ट्रेंड का असर पूरी तरह से वैसा नहीं होता जैसा कि इंटरनेट पे दिखाई देता है। फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट, CAA प्रोटेस्ट, अग्निवीर प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक आउटरीच, रेलवे एग्ज़ाम प्रोटेस्ट, हर आंदोलन के पीछे एक कॉमन चीज़ थी, युवाओं और आम लोगों के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी। कई लोगों को लगता है उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है। जब भरोसा कम होने लगता है तब आंदोलन सिर्फ मुद्दे नहीं रहते, ये इमोशनल रिलीज बन जाते हैं। लेकिन भारत में एक और पैटर्न हमेशा दिखा है। शुरुआत में हर आंदोलन बहुत आइडियलिस्टिक लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसर्स, फंडिंग, डिबेट्स, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब आने लग जाता है। यही वजह है कि आज लोग किसी भी आंदोलन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये सच में बदलाव के लिए है या ये सिर्फ सोशल मीडिया अटेंशन के लिए है? क्या ये जनता की आवाज़ है या किसी नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है? कई बार दोनों चीज़ें साथ साथ होती है। ये देखो आप, कितनी सुंदर है ये जगह। यहाँ मैं वॉक के लिए अक्सर आती हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है ये। यहाँ ये अच्छी सी सुंदर ट्रेल्स बनी हुई हैं, साफ़ सुथरी। यहाँ आ जाओ आप शाम को। यहाँ शायद कोई फ़िशिंग कर रहा है, पता नहीं। खैर, हम जारी रखते हैं अपनी बातचीत। लेट्स कंटिन्यू। इतिहास यही बताता है कि सिर्फ ट्रेंड बनने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आंदोलन के बाद पॉलिसी, पब्लिक बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस में कोई स्थायी फ़र्क दिखे। बाकी बहुत सारे आंदोलन आते हैं। हर आंदोलन की शुरुआत बहुत ही भावनात्मक होती है। लोगों को लगता है अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन फिर समय गुजरता है। कुछ आंदोलन सिस्टम बदल देते हैं, कुछ सिर्फ सोशल मीडिया की याद बन के रह जाते हैं। अगर पीछे देखें तो 2011 का अन्ना हज़ारे आंदोलन शायद सबसे बड़ा उदाहरण था। देश में उस समय भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे। कॉमनवेल्थ 2G घोटालों की लगातार खबरें आ रही थी। आम लोगों के अंदर गुस्सा था और फिर अचानक इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन आया। लोग मोमबत्तियां लेकर निकल गए। सोशल मीडिया पहली बार इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बनता दिखा। उस आंदोलन का असर सच में हुआ भी। लोकपाल कानून आया, भ्रष्टाचार राष्ट्रीय बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना। लेकिन कई लोगों को बाद में लगा कि आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक लॉन्च पैड सा बन गया। जो लोग सिस्टम बदलने निकले थे वही खुद सिस्टम का हिस्सा बन गए। फिर आया 2012 का निर्भया आंदोलन, शायद भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा भावनात्मक जन आंदोलन था ये। देश भर में गुस्सा था, लोग सिर्फ न्याय चाहते थे। उस आंदोलन के बाद कानून भी बदले, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने, महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय चर्चा बढ़ी। और फिर समय आया CAA NRC विरोध प्रदर्शन का। देश दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ लोगों को लगा कि संविधान और नागरिक अधिकार खतरे में है, दूसरी तरफ बहुत लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति का मुद्दा मान रहे थे। शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन आंदोलन का प्रतीक बन गए। हैशटैग, ट्विटर ट्रेंड, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहे बल्कि राजनीतिक हथियार बन गए। फिर किसान आंदोलन आया, लेकिन हर आंदोलन के साथ एक नई चीज़ और बढ़ती गई, पोलराइजेशन। अब हर आंदोलन में लोग पहले ये पूछते हैं तुम किस साइड पे हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश में गुस्सा, उम्मीद, ट्रेंड और राजनीति सब एक साथ मिले हुए हो। और अब जो ये आजकल कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी शुरुआत एक व्यंग से हुई। एक टिप्पणी के बाद बेरोजगार युवाओं ने कॉकरोच शब्द को ही प्रतीक बना लिया अपना। कॉकरोच ही प्रतीक बन गया। कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स कॉकरोचेस जुड़ गए। बहुत से युवाओं को इसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दी। बेरोजगारी, महंगाई, एग्ज़ाम पेपर लीक। आज मैं पानी लाना भूल गई। ओहो, तो मैं सोच रही हूँ घर जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है जैसे इंडिया में गर्मी है। तो कुछ लोगों को लगा कि ये लोकतांत्रिक असंतोष की नई भाषा है। कुछ लोगों ने इसको इंटरनेट ड्रामा बताया। आज के आंदोलन पहले जैसे नहीं है। पहले लोग मैदान में जाके इकट्ठे होते थे, अब एल्गोरिदम में इकट्ठे होते हैं, वहीं जुट जाते हैं। पहले पोस्टर छपते थे, अब रील्स बनती है। पहले नेता भाषण देते थे, अब मीम्स नैरेटिव बनाते हैं।
लेकिन असली सवाल यही है, क्या वायरल होना बदलाव होता है? कई बार हो भी सकता है, क्योंकि आंदोलन सरकारों पर दबाव बनाती है, मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा में लेकर आते हैं, इसके थ्रू लोगों को बोलने का साहस देते हैं, करे जाती है, लोगों में हिम्मत बढ़ती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि ऑनलाइन गुस्सा बहुत तेज़ी से उठता है और उतनी ही तेज़ी से ख़त्म भी हो जाता है। कल जो ट्रेंड था आज मीम बन जाता है। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आंदोलन और अराजकता के बीच की लाइन धुंधली होने लगे, ब्लर हो जाए वो डिफरेंस, जब हर संस्था पर अविश्वास बढ़ने लगे, जब लोग संवाद छोड़कर सिर्फ ट्रोलिंग और हेट्रेड में बदल जाए। किसी भी लोकतंत्र में विरोध ज़रूरी है, लेकिन स्थिरता भी ज़रूरी है। अगर हर चीज़ सिर्फ आउटरेज बन जाए तो सिस्टम उससे और वीक हो जाता है और कमज़ोर होता है। और अगर हर विरोध को दबाने की कोशिश हो तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। हर पीढ़ी अपना तरीका ढूंढती है आवाज़ उठाने का। कुछ आंदोलन इतिहास बदलते हैं, कुछ सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ सिर्फ ट्रेंड बनकर गायब हो जाते हैं। अब देखना यह है कॉकरोच मूवमेंट किस रास्ते पर जा रहा है। सिर्फ एक वायरल इंटरनेट मूवमेंट गुस्सा दिलाने के लिए, एक जोश दिलाने के लिए है, युवाओं की असली राजनीतिक बेचैनी का संकेत है? क्या है ये? कॉकरोच मूवमेंट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने लगी है। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते गए, मूवमेंट खुद एक इंटरनेट इकोसिस्टम सा बन गया। मर्चेंडाइज इकोनॉमी, टी शर्ट्स, हुडीज, स्टिकर्स, मीम्स, रील पेजेस, पैरोडी सॉन्ग्स, इतने सारे गाने बन रहे हैं, एक पूरा कमर्शियल इकोसिस्टम बन गया है। और क्या जो सपोर्टर्स हैं उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी ख़राब करनी चाहिए? कुछ जगहों पे पोस्टर्स चिपकाने, वॉल्स पे स्लोगन्स लिखने, ग्राफिटी जैसे चीज़ें भी देखने को मिली हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखोगे लोग दीवारों पे कॉकरोच बना रहे हैं, सपोर्ट करते हैं कॉकरोच को, ये सब कर रहे हैं इस तरह के काम। हालांकि हर चीज़ ऑफिशियली लिंक्ड नहीं होती है, क्योंकि वायरल मूवमेंट्स में बहुत लोग खुद से भी जुड़ जाते हैं। लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये बनता है कि मूवमेंट एक केओस क्रिएट कर रहा है। भारत में पॉलिटिकल वॉल राइटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। दीवारें स्लोगन्स और ग्राफिटी से भरती रही है। कई शहरों में इसको लेकर शिकायतें और लीगल ऑब्जेक्शंस भी होते रहे। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर फाउंडर सच में देश और युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं तो क्या उन्हें ओपनली ये कहना नहीं चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी मत खराब करो, फॉलोअर्स बाद में काउंट करो, पहले ये देखो कि देश में किस तरह का केओस हो रहा है, लोग किस तरह से दीवारें खराब कर रहे हैं। और यही लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाके भी वहाँ की प्रॉपर्टी भी ऐसे ही ख़राब करते हैं। अब अगर कोई कहेगा अरे आप तो बेकार में इंडिया के लिए बोलते हो, मैं इंडिया के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो देश का नाम खराब करते हैं। पीसफुल डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक प्रॉपर्टी भी देश की होती है। और सेल्सियस लाइफ फिट एनर्जी ड्रिंक है, बहुत एनर्जी लगा दी मैंने बहुत एनर्जी लगा दी आज की बातचीत में। और ऑरेंज है, और ऑरेंज ड्रिंक मुझे मेरी फेवरेट है। ऑरेंज जो इंडिया की भी ड्रिंक्स आती है ना, आया करती थी एक, बहुत ही पसंद थी। और जो भी ऑरेंज ड्रिंक हो, जितनी भी ऑरेंज सोडाज आती है, आई लव दोज। सोडा पीनी नहीं चाहिए, बट येस आई लव ऑरेंज फ्लेवर, तो ऐसे पीते हैं और इस धूप और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो बस आज की बातचीत यही थी कि क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं चाय पे, कॉफ़ी पे, या एक ड्रिंक पे, या एक वॉक पे, किसी और नए टॉपिक के साथ जो हम सब के लिए मैटर करता है।